से रिलेट कर सकते हो इसको, इट वॉज दी अपर हाउस बोल सकते हैं एंड द। इसने क्या किया, इसने बोला कि एक इंडियन, वन इंडियन टू बी इन दी वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वन इंडियन टू बी इन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और 1853 का जो एक्ट आया था उसने 6 और नए मेंबर्स को प्रोवाइड किया था और उसको एक मिनी पार्लियामेंट बना दिया था, एक लेजिस्लेचर बना दिया था। तो एक अब ये जो वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कोई इंडियन नहीं होता था, तो अब ये बोला गया कि अब एक इंडियन होगा, और पहले इंडियन हमारे बने, फर्स्ट इंडियन टू बी इन द वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर, नहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे जरा बताइए जल्दी से। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो। क्लियर। एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, देखो सेंटर हुआ करता था और काफी सारी प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो जो सेंटर का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां पे मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60, 16 से 60 मेंबर्स कर दिया गया। ये तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते। जो पहला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, कि मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर की अगर बात करें तो वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने वाले पहले इंडियन थे वो। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चिलफोर्ड रिफॉर्म्स। अब किस लिए बोलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अभी मैंने पीछे बताया कि मॉर्ले मिंटो, क्यों मॉर्ले मिंटो बोलते थे, बिकॉज मॉर्ले सेक्रेटरी था और मिंटो वॉइस रहता। उसी तरह मॉन्टैग जो है ये उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था और चिल्सफोर्ड जो है ये हुआ करता था वॉइस रॉय। तो इसलिए मॉन्टैग चिल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसने क्या किया, सबसे पहला काम तो यह है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस ही किया था सिर्फ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ने, उसको इसने एक्सटेंड किया, यानी कि एक्सटेंडेड, यानी जो अदर कम्युनिटीज है, बाकी कम्युनिटीज उसमें भी इसने एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इन सब में भी क्या किया, एक्सटेंड किया। यानी कि अगर एंग्लो इंडियन खड़ा हुआ तो सिर्फ एंग्लो इंडियन वोट कर सकते हैं, क्रिश्चियन खड़ा हुआ तो सिर्फ क्रिश्चियन वोट कर सकते हैं। तो इस तरह से पृथक निर्वाचन वाली प्रथा को और इसने आगे बढ़ाया। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। अब डायरकी का मतलब क्या होता है, तो डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन। इसका मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने पॉलिटी में अभी पढ़ा है कि 7th लिस्ट में यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ यूनियन यानी कि सेंट्रल लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट उस पर सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों समवर्ती सूची में, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने क्रिएट कर दिया तो उसका वहां पे मान्य होगा। ठीक। और रही बात रेजिडुअरी पावर, भी हमने देखे थे। रेजिडुअरी पावर अगर अभी हम देखें किसके पास रेजिडुअरी पावर, सेंटर के पास। और अभी हमने पीछे देखा है कि जो 1861 का जो एक्ट था उसने, अभी वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखाई ना, चलो अभी आगे देखेंगे वो हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा तो वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। तो 7th शेड्यूल में ये सारी चीज़ें थी। तो उसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पे सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में जो जिसमें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, और प्रोविंशियल वाले में जिसमें कि अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, उस पर प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएंगे। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट में वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, जिनका लेना देना पूरा देश से है, तो वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। उसी तरह डायरकी में क्या था कि सेंट्रल वाली लिस्ट में, और इन्होंने तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने और खासा ध्यान में रखा था कि सेंट्रल लिस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, प्रोविंसेस कंट्रोल में ना जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंडियंस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था। लेकिन इसने किया कि इसको डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट है कि इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि एक को बोला रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित विषय, और दूसरी को बोला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि स्थानांतरित विषय। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोला इनको, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में अंतर यह था कि रिजर्व्ड के लिए जो गवर्नर था वो आंसरेबल नहीं था लेजिस्लेचर को, वो कुछ भी कर सकता है रिजर्व सब्जेक्ट में। और अगेन इन सब्जेक्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट वाले थे उनको रिजर्व में रखा गया, ट्रांसफर्ड के लिए इट वाज आंसरेबल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं थे, अनइंपॉर्टेंट थे, वो रखे गए थे ट्रांसफर्ड वाले में। क्लियर। और इसने क्या किया, and the third thing it did was it introduced bicameral legislature, it introduced bicameral legislature यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल ये लेके आया, कहां पे, एट सेंटर, केंद्र में। प्रोविंसेस में, प्रांतों में डायरकी लाया, द्वैध शासन लाया, और सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल लेके आया। किस तरह से, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको अब क्रिएट किया गया 2, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे अभी राज्यसभा से रिलेट कर सकते हो इसको, इट वाज दी अपर हाउस बोल सकते हैं, एंड दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्टेट्स में देखते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ऐसे काउंसिल ऑफ स्टेट क्रिएट किया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया सेंटर पे। क्लियर हो गई चीज। एंड और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, दैट वाज इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, यानी कि जो प्रोविंशियल बजट था, पहले प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट दोनों मर्ज होकर प्रेजेंट करता था जो इंडियन लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था वो करता था, लेकिन अभी उसको सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट को यहाँ पे अलग कर दिया। जरा कमेंट बताइए कि कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है, जरा हमें बताइए जल्दी से। और ये चीज ध्यान रखना कि जो 1892 का एक एक्ट आया था बीच में आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने सबसे पहले पावर ऑफ डिस्कशन ऑफ बजट दिया था, डिस्कशन ऑफ बजट का सबसे पहले पावर दिया था इस पर्टिकुलर एक्ट ने, 1892 का जो एक्ट था। एंड द लास्ट थिंग इज कि इसने ये बोला था कि 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर एक कमीशन बनाया जाएगा इसकी वर्किंग को देखने के लिए, कि यानी कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, इसने ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में कितना क्या चीजें की, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद। और वही कमीशन बाद में बना क्या, साइमन कमीशन, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, यहाँ पे उसको नहीं पढ़ने वाले, बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साइमन कमीशन। बट 10 साल बनना था, बट ये
8 साल बाद ही बन गया। 1919 चल रहा है तो कायदे से 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन ना 1927 में ही बन गया। 8 साल बाद तुरंत जल्दी से बना दिया। और 1928 में ये इंडिया में आया। फिर साइमन को बैक किनारे लगे। फिर हमने देखा था किस तरह लाला लाजपत राय जी की इसी एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में डेथ भी हुई थी। ठीक है, सबने इसका विरोध किया था, तो वो हमने हिस्ट्री में चीजें कर ली है। और यहाँ पे मैंने आपसे कुछ पूछा था कि बजट वर्ड कौन से आर्टिकल मेंशन है, तो एक्चुअली इट इज नॉट मेंशन इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट वर्ड यानी जो शब्द है वो कहीं पे संविधान में मेंशन ही नहीं है। एक्चुअली इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल नंबर 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट सेकंड लास्ट एक्ट एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगर आपको ये 1919 का समझ में आ गया तो 1935 का आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? 1935 वाले ने क्या किया? एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। 1919 का क्या किया था? इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंसेस, इट एबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंसेस। डायरकी को खत्म कर दिया प्रांतों से, यानी कि एक तरह से इसने क्या दे दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश कर दी, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दे दी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। 1919 वाले ने क्या किया था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर किया था ना, इसने बाई कैमरल एट प्रोविंशियल कर दिया, मतलब उसका जस्ट उल्टा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन प्रोविंसेस, लेकिन सारी प्रोविंसेस में 11 हुआ करती थी, तो उनमें से 6 में प्रोविंसेस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। क्लियर है चीज कि प्रोविंसेस से मतलब खत्म कर दी। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन सेंटर। इन दोनों को एक साथ रिलेट करके याद करिएगा, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। समझ में आ रही है आपको चीजें? बस क्या हुआ कि मतलब सेंटर से बस इसने बाइकैमरल को नहीं खत्म किया, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का पूरा तख्ता पलट कर दिया कि 1919 वाले ने प्रोविंसेस को डायरेक्ट की दी थी, तो यहां से उसने हटा के सेंटर को दे दी। इसने सेंटर को बाइकैमरल लेजिस्लेचर दिया था, तो यहां से इसने क्या किया? यहाँ पे इसने प्रोविंसेस को बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने इनको मतलब डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की थी, उसने यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए 1935 को। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहाँ पे कई सारी यूनिट्स में बांटा जाएगा, जो प्रोविंसेस होंगी, एक सेंटर होगा, काफी सारे स्टेट्स होंगे। इस तरह से इसने फेडरेशन का एक विजन रखा था, जो कभी साकार नहीं हो पाया, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ध्यान रखना, जो इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। एंड इसने रेजिडुअरी पावर्स को, अवशिष्ट शक्तियों को, रेजिडुअरी पावर्स को वेस्ट किया, इस पे वॉइस रॉय को दे दिया। ये रेजिडुअरी पावर्स हैं क्या? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा जब हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि रेजिडुअरी पावर्स वेस्ट विद सेंटर, पढ़ाया था ना मैंने आपको। ये चीज हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जरा बताइए जल्दी से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि रेजिडुअरी पावर्स अवशिष्ट शक्तियां सेंटर के पास होंगे? अवशिष्ट शक्तियां हैं क्या? वो ऐसे सब्जेक्ट जो ना यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो स्टेट लिस्ट का पार्ट भी नहीं है, जो कॉन्ग्रेस लिस्ट का भी पार्ट नहीं है, कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम रेजिडुअरी पावर बोलते हैं, और वो सेंटर के पास रहता है, वो सेंटर के पास रहता है। और ये हमने कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा से हमने लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन दी स्टेट्स, ये सारी चीजें ली हैं। ठीक है, फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर कनाडा से लिया है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने ये पावर्स वॉइस रॉय को दी थी, ये चीज ध्यान रखना आपको, जो अभी सेंटर के पास है। क्लियर है ये चीज? एंड इट एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये वही काउंसिल है जो 15 मेंबर का काउंसिल है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्रिएट किया गया था। इट एबॉलिश्ड 15 मेंबर का जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो 15 मेंबर्स का था, जिसको किसने क्रिएट किया था? इट वॉज क्रिएटेड बाई दी, हमने देखा था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल होगी, उसको एबॉलिश किया। क्रिएटेड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉरी क्रिएटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक्चुअल में इसको क्रिएट किया गया था। क्लियर? एंड द लास्ट एक्ट पे आते हैं, और ध्यान रखना इसने एक फेडरल कोर्ट भी बनाने की, एक फेडरल कोर्ट बनाने की भी इसने बात कही थी, फेडरल कोर्ट। एंड द लास्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947। तो इसने क्या किया होगा? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल इसने खत्म किया, ब्रिटिश रूल, एंड डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट, डिक्लेयर्ड इंडिया इंडिपेंडेंट, और इनको ये पावर दे दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 डोमिनियंस, यानी कि 2 डोमिनियंस में ये बांटा जाएगा, 2 डोमिनियंस। और 2 डोमिनियंस कौन से होंगे? इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया अपना अलग से एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ये पावर दी गई। पाकिस्तान अपना अलग से बना सकता है, ठीक है। और जिसको जो मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको जो भी ज्वाइन करना है, इंडिया ज्वाइन करना है, इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करना, पाकिस्तान ज्वाइन करें, इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट रहे। बाकी हमने पॉलिटी में पढ़ा था किस तरह से सरदार पटेल जी ने जो 3 हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो नहीं ज्वाइन कर रही थी, उनको कैसे इंडिया में ज्वाइन करवाया था। ठीक है, तो इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और उनको ये भी पावर दी गई कि भाई जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान अफेयर्स रखना चाहते हैं ब्रिटेन के साथ, वो उनकी मर्जी है। एंड इट एबॉलिश्ड दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोजीशन है उसको भी एबॉलिश कर दिया। अगर आपको याद आ रहा हो, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कोई और नहीं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में था। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ मतलब एक लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहां पर लोगों ने जॉइंट डिमांड्स रखी थी, साझा अपनी डिमांड्स रखी थी, किससे? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से। जिसमें कि एक ये भी बात कही थी लोगों ने कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको आप इंडिया से क्यों पे करते हो? वो तो ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो आप उसको ब्रिटेन से पे करो, इंडिया से क्यों पे करते हो? तो उस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में एक्सेप्ट किया गया था। और इस एक्ट ने ये बोला था कि अब से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है उसको ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाएगा, ना कि इंडिया से। ये चीज ने बात कही गई थी। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1947 ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है इसको पूरी तरह से कर दिया था एबॉलिश। किसी का भी यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
वावेल प्लान मैंने बताया था हिस्ट्री में 1945 में, जहाँ पे लोग जेल में थे हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, तो उनको निकाल के शिमला में बुलाया गया था। शिमला में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी सो दैट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ एक समझौता हो सके, बिकॉज उनको एक तरह से इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो भी फेल हो गया था। लास्ट सेक्रेटरी स्टेट मतलब लास्ट ये विलियम हरे करके थे, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट सेक्रेटरी थे विलियम हरे, ठीक है। और एक चीज़ ये है, अभी चलो मैं आपको इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आपसे पूछ ले, वो जी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन होगा? ये माउंट बैटन होगा, ठीक है, माउंट बैटन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि वॉज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज ये माउंट बैटन तो ब्रिटिशर था ना, तो फिर ये माउंट बैटन जब चला गया तो हमने अपना इंडियन एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया। एक तरह से हम बोल सकते हैं हेड ऑफ स्टेट, मतलब हेड ऑफ कंट्री हम बोल सकते हैं। जो राजेंद्र प्रसाद हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट बने, वही पोजीशन आप इसको मान सकते हो। तो इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे सी राजगोपालाचारी थे। ये पहले भी थे और अंतिम भी थे, क्योंकि इसके बाद हमने इस पोजीशन को खत्म कर दिया था। कब इसको हमने खत्म कर दिया था? 24 एक तरह से 26 था बोल सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज हमने 24 जनवरी 1950 को 1950 को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारी इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सी राजगोपालाचारी जो है ये हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और लास्ट भी यही बने। इंटरिम गवर्नमेंट पे भी आ रहे हैं, रुक जाओ। हाँ वो पुराने नोट्स में नहीं है गुरुजी, वो तो उसको भी ऐड करवा देंगे। नहीं, गांधी जी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया था इसका, बिल्कुल अपोज किया था गांधी जी ने। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी अमित शाह ने क्या बोला और ये सब वो सब पॉलिटिकल चीज़ें आप छोड़ दीजिए, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाएगी? तो एक्चुअली में ये पहले डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे 1946 की अगर बात करूँ, ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हुई थी। इससे पहले विंस्टन चर्चिल हुआ करता था यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, अभी चेंज होकर क्लीमेंट एटली हो गया था। क्लीमेंट एटली को लगा कि भाई जल्दी से जल्दी अब मतलब ज़्यादा दिन सरकार टिकनी है नहीं, तो क्यों फालतू में लात मार के बाहर निकाले जाए, इससे अच्छा खुद ही अनाउंस कर देते हैं कि अब जो ब्रिटिशर है ये इंडिया से वापस निकलेगी। इसने बोला 1948 तक निकलेगी, लेकिन इसने बोला कि देखो तुम लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं, तो तुम लोग सरकार कैसे चलाओगे, देश कैसे चलाओगे, तो हम तुम्हें देश चलाना सिखाते हैं, हम तुम्हें देश चलाना तब तक सिखाते हैं, और इसलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट हम बनाएंगे जिसमें कि ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग रहेंगे और वो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे देश चलाते हैं। लेकिन हमारे जो एबल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इन ब्रिटिशर्स को आउस्ट कर दिया उस अंतरिम गवर्नमेंट से। और मेनली इंतरिम गवर्नमेंट में कौन थे? मेनली इंतरिम गवर्नमेंट यहाँ तो फर्स्ट कैबिनेट लगी, हाँ ठीक है इंतरिम गवर्नमेंट है, तो मेरी फर्स्ट जो हमारी इंतरिम गवर्नमेंट बनी उसमें सारे ही अगर हम बात करें तो इंडियंस ही थे। अब इंडियन से मेरा मतलब ये है कि इसमें कांग्रेस के भी थे और मुस्लिम लीग के भी थे। पहले मुस्लिम लीग अपोज कर रही थी कि नहीं हम इंतरिम कैबिनेट का फॉर्मेशन। इंतरिम गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई? तो ताकि एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके, बिकॉज सारी चीजें अभी किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब किसके हाथ में आनी थी? इंडियंस के हाथों में। तो इसके लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, पावर का स्मूथ ट्रांजिशन हो, इसके लिए एक इंतरिम का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए तात्कालिक एक सरकार बनाई गई, जिसमें कि प्रेसिडेंट तो माउंट बैटन हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो एक ब्रिटिशर हुआ माउंट बैटन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री वल्लभ भाई पटेल। डिफेंस बलदेव सिंह। फाइनेंस जॉन मथाई। ट्रांसपोर्ट असफ अली। फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद। लेबर जगजीवन राम, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन यहाँ पे आई थिंक फाइनेंस लिखा हुआ है जॉन मथाई। एंड शरद चंद्र बोस वर्क्स एंड माइंस। ये मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है कि मतलब सारी पूछे जाएंगे, थोड़े से आप याद कर सकते हो, ठीक है, थोड़े से आप याद कर सकते हो, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट याद रखना, ठीक है, और प्रेसिडेंट याद रखना, डिफेंस वाला आप याद कर सकते हो। सर गवर्नर जनरल वाइस रॉय को क्लास कब होगा? गवर्नर जनरल वाइस रॉय को क्लास कब होगा मतलब हो तो चुके हैं सारे गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, कौन छूटा है अभी? सब तो हो चुके हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? कोई बचा है क्या जो हम लोग का मतलब छूटा हो? सब तो हम लोगों ने कर लिया है। चलो भी आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलो तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट है। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सितंबर 1946 में, और ये बीच में कहाँ कहाँ के तुम लोग कमेंट करते हो। सितंबर 1946 में अगर हम बात करें तो पहले इंतरिम गवर्नमेंट बनी, जिसमें कि ये कुछ पोर्टफोलियो हम लोगों ने देखे, ठीक है। और इस पोर्टफोलियो ये जो बना इंतरिम गवर्नमेंट, इसके बाद सितंबर 1946 में ये हुआ। फिर हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। और यहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है, बिकॉज इसने अपना खुद का अलग अब यहाँ पे कंट्री बना लिया था, दैट वाज पाकिस्तान, ठीक है। तो अब जब हम आज़ाद हो गए पूरी तरह से और दो डोमिनियन बट गए इंडिया के, एक तो इंडिया और पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश का पहला कैबिनेट बना इस तरह से। और अच्छा यहाँ पे इसको यार थोड़ा सा करेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंस में जॉन मथाई नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये जॉन मथाई नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लियाकत अली खान होंगे जो मुस्लिम लीग के थे। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया आपको कि जो
पहली आपकी इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कांग्रेस वाले भी थे और मुस्लिम लीग वाले भी थे। तो ये कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह और ये सब है। बात है लियाकत अली खान की, जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी था, वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर था इस इंतरिम गवर्नमेंट में। लेकिन अगर हम फर्स्ट कैबिनेट की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे जॉन मथाई हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, बलदेव सिंह डिफेंस देख रहे थे और षणमुखम चट्टी जी होंगे यहाँ पे हमारे, वो फाइनेंस देख रहे थे। ये यहाँ पे ठीक है, षणमुखम चट्टी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस को भी देख रहे थे। सरदार पटेल होम एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन लेबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रहे थे सी एच बाबा, एंड द ओनली द फर्स्ट फीमेल इन दिस कैबिनेट वाज राजकुमारी अमृत कौर। ध्यान रखना कि ये जो कैबिनेट है 15 अगस्त 1947 में, ये बिना इलेक्शंस के बनी थी। इलेक्शंस देन हमें पता है 19 जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, उसके बाद जो है कैबिनेट का एक्चुअल में फॉर्मेशन हुआ था। अब हम यहाँ पे आने वाले, सारा पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। तो पार्ट्स अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 थे, अभी अगर हम बात करें तो 25 पार्ट्स हैं, एंड टोटल 4 पार्ट्स बीच में ऐड हुए हैं फर्दर अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो बात आती है कि 22 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 26 होने चाहिए, तो एक्चुअल में एक हटा भी था, और वो हटा था हमारा ये 7th नंबर को, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पार्ट मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हम लोगों ने देखा था, स्टेट्स को क्लासिफाई किया गया था, इसको हटाया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, यानी कि जो 7वां भाग है संविधान का, उसको 7वें संविधान संशोधन से ही हटाया गया था। तो एक तो ये हट गया, और 4 जोड़े, तो यानी कि नेट में 3 जोड़े हमारे, और वो 3 कौन कौन से जोड़े हैं? तो 3 अगर अभी हम बात करेंगे, जैसे कि 9th वाला हमारा जुड़ा है एक पार्ट, हम 9 तो जैसे कि अभी मैं चलो आपको बताता हूँ, पहले पार्ट 1, 2, 3 जो आपको सबसे पहले पता है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पहले से पता है। पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A हो गया आपका, एंड पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 हो गया, ये यहाँ तक सबको पता होगा। ठीक है, कि पार्ट 1 में क्या यूनियन एंड टेरिटरी है, संघ के राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 में सिटीजनशिप नागरिकता, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है, पार्ट 4 में अगर हम बात करें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, पार्ट 4A में अगर बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 5 में अगर हम बात करें तो यूनियन यानी कि संघ की बात कही गई है, एंड पार्ट 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स की बात कही गई है, यानी कि राज्यों के बारे में बात कही गई है। पार्ट 7 को अगर हम बात करें तो इसको रिपील किया जा चुका है बाय द 7th अमेंडमेंट। पार्ट 8 इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमारे अगर कंट्री में देखें तो एक तो सेंटर होता है और स्टेट होते हैं और यूटीज होती हैं। ठीक है, स्टेट्स और यूटीज दोनों होती हैं ना। तो सेंटर ये हो गया पार्ट 5 में, स्टेट हो गया पार्ट 6 में, एंड पार्ट 8 में हो गया यूटीज के बारे में। ठीक है, पार्ट 8 तक यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको याद हो गया। पार्ट 9 कल हम लोगों ने देखा था पंचायत, पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटीज, एंड पार्ट नंबर 9 भी यहाँ पे एडेड नहीं है। ठीक है, उसमें हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पार्ट 9 में होगा हमारा पंचायत, जो कि हमने कल देखा था। पार्ट 9A में क्या होगा, इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जल्दी से बताइए। पार्ट 9A में होगा हमारा म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, एंड अगर हम बात करें पार्ट नंबर 9B में है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हमने देखा था इसको 73rd अमेंडमेंट से, 74th अमेंडमेंट से, एंड इसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इन तीनों पार्ट्स को। देन पार्ट नंबर 10 में अगर बात करेंगे तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया हुआ है, जिसको कि हमने देखा था 5th शेड्यूल में जो दिए हुए एरियाज एंड 6th शेड्यूल में जो एरियाज दिए हुए हैं उसके बारे में चर्चा करता है। ठीक है, पार्ट 10 तक यहाँ पे हो गया। एंड पार्ट नंबर 11 में बात करेंगे तो ये रिलेशंस की बात करता है, किसके बीच में रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे। तो यहाँ तक आपको बिना ट्रिक के याद करने हैं भैया, यहाँ तक तो आपको याद थे ही ना 9B तक, बस आपको 10 और 11 बस 2 और याद कर लेने, उसके बाद जो आगे वाले हैं उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो 10 बात करते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की, एंड जो 11th नंबर बात करते हैं वो रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की बात करता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं 11 मतलब ऐसा, तो ये मतलब 1 और 1 11 है ना, रिलेशनशिप जब होती है तो 1 और 1 11 हो जाते हैं ना। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि रिलेशंस के बारे में दिया हुआ पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया हो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद होंगे ही, बस 2 ही मैंने आपको याद करने के बोले। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जो ट्रिक से आपको देखने हैं वो अब देखते हैं। तो ठीक है, तो पार्ट नंबर 10 तक देख लिया, हमें 11 से स्टार्ट करना है। ठीक है, सॉरी 11 तक देख लिया और हमें 12 से स्टार्ट करना है, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12 से। तो उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक उसके लिए है फॉरेन टूअर्स साउंड, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। फॉरेन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 12, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट नंबर 12 F से यहाँ पे क्या होगा, F से होगा यहाँ पे फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। अगर टोटल पूरा बात करें तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी इन शॉर्ट आप याद कर लो इसको। देन जो टूअर्स है उसमें T से है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के बारे में दिया हुआ है, वाणिज्य के बारे में दिया हुआ है। S साउंड से अगर बात करें तो S यहाँ पे होगा सर्विसेज, ये हम पढ़ चुके हैं 14 में, सब हम लोगों ने पढ़ा यूपीएससी और स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो S से यहाँ पे हो जाएगा सर्विसेज यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। 14A भी हमने पढ़ा है। T से यहाँ पे हो जाएगा ट्रिब्यूनल्स, याद आ रहा है किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। और एक्सपेंसिव में ये पार्ट 15 याद, ये भी हमें याद है, हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स हमने देखे थे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। कौन से आर्टिकल में ऐड किए गए थे, 323A और 323B में ऐड किए गए थे। 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के फॉर्मेशन का, और 323B बात करता है अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के फॉर्मेशन के बारे में। तो 15 तक आपको ऐसे याद करने थे, फॉरेन टू साउंड टू एक्सपेंसिव। इसके बाद पार्ट 15 के आगे हमें कुछ इस तरह से याद करने हैं, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स। तो ये है आपका हो जाएगा 16th। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17th, ये हो जाएगा आपका 18th, ये है आपका 20th। ठीक है, 20th, हाँ नहीं 20th नहीं 18 19 होगा ना इसके बाद, तो एक सेकेंड, 18th के बाद आपका 19th, ये हो जाएगा आपका 19th, ये हो जाएगा आपका 20th, ये है आपका 21 और ये है आपका
22, ठीक है 22। आपको ये लग रहा होगा कि भाई 22 पार्ट्स हैं, अभी तो आपने बोले थे 25 पार्ट है, 25 पार्ट मैंने बोले थे ना। अब बीच में जैसे 14A घुसा हुआ है तो 14 से 15 में तो नहीं गया ना, 14A में है। उसी तरह 9 से 10 में नहीं गया ना, 9A जोड़ा और 9B जोड़ा, ठीक है, तो 3 हो गए, तो फिर 3 हो गए। लेकिन ऐसे पार्ट 4A भी है, 4 हो गए, यानी 22 की तो 26 होना चाहिए फिर कहते हैं, लेकिन पार्ट 7 हट चुका है ना, तो 26 - 1 25, ठीक क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये शी का मतलब कहते हैं, एस है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस है यहाँ पे, स्पेशल प्रोविजंस, विशेष यहाँ पे प्रोविजंस की बात कही, जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे इलेक्शंस हो गए, ये स्पेशल प्रोविजंस किसको लेकर, रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंग्लो इंडियंस, इनके स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, SC ST एंग्लो इंडियंस। देन अगर हम बात करें ओ से, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, कौन सा शेड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ई से पार्ट 18 में ये हम पढ़ चुके हैं, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 19 यहाँ पे एम से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मिसलेनियस जो चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि जो बाकी पार्ट्स में नहीं दी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो पार्ट नंबर 19 में है। क्या चीज़ें वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए पार्ट है क्या, पार्ट किस पार्ट में क्या चीज़ है। ए से यहाँ पे अमेंडमेंट है, पार्ट नंबर 20 में हमने देखा था अमेंडमेंट, और कौन सा आर्टिकल है दैट डील्स विद अमेंडमेंट, और उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कितने तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं। टी से ए टेम्पररी टाइटल, ठीक है, टी से यहाँ पे एक तरह से टेम्पररी टाइटल, एंड द लास्ट इज एस से यहाँ पे है शॉर्ट प्रोविजंस, शॉर्ट प्रोविजंस, ठीक। तो ये है हमारा पूरा ट्रिक। 21 में टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस है, पार्ट 22 में है आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे हमारे होते हैं पार्ट्स भी खत्म। और अब हम करेंगे इस पर्टिकुलर दोनों पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस। तो ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर ऑफ जो बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया। सर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थ्योरी को क्लियर कर दीजिए। क्या थ्योरी है, मतलब कैसी थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी की तो आप बात नहीं कर रहे हैं। अब सुमित वो सब्जेक्टिव है कि ठीक है कि अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे थे, क्या गलत किया था, सब्जेक्टिव है वो, गांधी जी के और उनके बीच में नहीं बनी, ठीक है। चलो, तो थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसने की सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात की थी, फोर्ट विलियम्स में हमने देखा था कलकत्ता में। प्लस इसने और क्या किया था, इट वाज द फर्स्ट एक्ट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी थी किसको, वॉइसरॉय को दी थी। प्लस इट स्टार्टेड दी सिस्टम ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया था, वॉइसरॉय को, उसको सेक्रेटरी को एक काउंसिल थी 15 मेंबर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को पूरी तरह से अबॉलिश किया था, क्वींस प्रोक्लेमेशन इसको बोलते हैं। इंडियन आर्मी में इंडियंस को कम किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय बनाया था, पहला वॉइसरॉय वाज कैनिंग 1919 को भी देख लेंगे, ठीक है। द डैश वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। दिस वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरऑल द मैनेजमेंट को ओवरऑल करना था। कौन सा होगा, पहला वाला ये तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कंपटीशन, इंडियन सिविल सर्विस को ओपन कंपटीशन के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, किस पर्टिकुलर एक्ट ने, 1793, 1813, 1833 या फिर 1853। तो 1793 तो नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1853। तो हमने ये देखा था कि जो 1813 एक्ट इसने क्या किया था, 1 लाख रुपए सेट असाइड करने थे फॉर इंडियन एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा जाना था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट्स को खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। 1833 में एक्सेप्शंस को भी खत्म कर दिया गया, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक बना, ठीक। और इसने क्या किया था 1833 ने, एक तो ये किया था कि डिजाइनेशन चेंज किया था, और प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये मेनली इसकी इंपॉर्टेंट 2 चीजें थी, ठीक है। देन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू द चार्टर ऑफ 1833। इट अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज वाली चीज है इसको 1830 के एक्ट से किया गया था, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, इसके कमर्शियल फंक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन एट फोर्ट विलियम, यानी में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्याय क्षेत्र का निर्माण किया। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन नंबर 1। काउंसिल सेक्ट हम देख चुके हैं, ठीक है, डंडास बिल नहीं देखना, और चार्टर भी हम देख चुके हैं। 7th नंबर, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स, मतलब ट्रेड टी के साथ वो ट्रेड कर सकता था, बाकी इसकी मोनोपोली खत्म कर दी थी, जो मोनोपोली 1600 में एक चार्टर से मिली थी बाय द क्वीन एलिजाबेथ I। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ट्रेड एक्सेप्ट होगा हमारा 1813 का, जिसमें ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, 2 एक्सेप्शंस थे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना, तो हमने देखा कि ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना वो 1833 से भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी ला दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैनेज करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अगर बात करेंगे तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसने की प्रोविंसेस में डायरेक्टली ला दी थी, इनकी जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म कर दिया था एक तरह से, और ये काम करने का, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने किया था, जिसने की प्रोविंसेस डायरेक्टली खत्म करके, वहां से शासन खत्म करके उनको स्वायत्तता दी, यानी कि उनको ऑटोनॉमी दी। प्लस यहाँ पे प्रोविंसेस में अगर बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, एंड सेंटर में इसने लाया डायरेक्टली कि भाई तुम भी थोड़ा सा मजा चखो डायरेक्टली का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10th, 11th, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 है उसके थ्रू फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं डी, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक एक्ट का नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टैब्लिश कब हुआ था ना, तो स्टैब्लिश हुआ था 1937। अगर ये पूछता कि एक्ट कौन सा था तो 1935 होता, लेकिन अगर पूछेगा स्टैब्लिश कब हुआ तो दैट विल बी 1937। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर, तो जो हमारे भारत के संविधान का मसला तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, दैट वाज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से नॉमिनेट होकर आने थे, तो इसलिए पार्टली नॉमिनेटेड थी और पार्टली इलेक्टेड थी। और इसमें इलेक्टेड का इलेक्शन कैसा हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था, डायरेक्टली वोट नहीं किया था कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगा। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग थे उन्होंने चुन के भेजे थे, सब अपनी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजे थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। तो हमने देखा था कि डिस्कशन ऑफ बजट का पावर कब मिला, और ये बताइए कि जो सेपरेट किया गया बजट्स को, प्रोविंशियल बजट्स को और सेंट्रल बजट को, पहले एक ही साथ प्रेजेंट होते थे, बट इनको सेपरेट किया गया, सेपरेटेड दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स। अच्छा जल्दी से ये बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि कब? पहले आपको पता है कि रेलवे बजट और सेंट्रल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, बट अभी सेम मतलब मर्ज होकर प्रेजेंट होता है। तो कब मर्ज हुआ था और कौन सी कमेटी थी? तो चलो मैं कमेटी बताता हूं आपको। कमेटी का नाम था विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको मर्ज कर दिया गया था, और एक एक्वर्थ कमेटी बनी थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको अलग किया गया था, फिर विवेक देबरॉय कमेटी में इसको मर्ज कर दिया गया इन विच ईयर। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 1892। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि किसने मतलब सेपरेट किया था, ठीक है, सेपरेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999, ठीक है, जो मोंटेगी चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेपरेट करने का काम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ने किया था। ठीक है, और ईयर की अगर बात करें तो जो एक्वर्थ कमेटी बनी थी 1921 में, 1921 के टाइम पे इसने अलग किया था, बट ये अलग हुआ था 1924 में जाके 1924। और जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने एक तरह से इनको फिर से क्या कर दिया, एक तरह से फिर से मतलब मर्ज कर दिया इन द ईयर 2017 2017 में 16-17 कहेंगे 16 को देखने 2016-17 में इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरेक्टली वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, डायरेक्टली कहां पे आई, कैसे आई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोविंसेस में डायरेक्टली लाया था 1919 का एक्ट, और सेंटर में लेके आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट रेफर्स टू, डायरेक्ट का मतलब क्या है? सर वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी, पहले सेक्रेटरी की अगर बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, तो उसके तहत पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे स्टैनले। ठीक है, स्टैनले वाज द फर्स्ट वन, फर्स्ट सेक्रेटरी था ये। तो अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि प्रोविंशियल मतलब एक तरह से सब्जेक्ट्स को फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, यानी कि आरक्षित और स्थानांतरित। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में ये किस पर्टिकुलर प्लान पे बेस्ड है? 1909 1919 1935 और 1947। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1919 में जो डायरेक्ट वाला सिस्टम है, डायरेक्ट तो प्रेजेंटली नहीं है, लेकिन इसी तरह के भी सेंट्रल सब्जेक्ट अलग और स्टेट सब्जेक्ट अलग रहेंगे, वो सिस्टम यहाँ पे निकल गया है। इंडियन लेजिस्लेचर, चलिए 20 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे आपके होमवर्क होंगे, हम लोग जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैम्पबेल फॉर द फर्स्ट टाइम, भारतीय विधायिका को पहली बार किसके द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो द्विसदनीय अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट टाइम ये बनाया गया था 1919 से। किसको बनाया था? सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था, जिसको कि हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट किया। ठीक है, तो वो चीज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। और 1909 में हम जानते हैं मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किए थे, एंड एक वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया भी होगा, पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। 1919 वाले में अगर बात करें सेपरेट इलेक्टोरेट वाले सिस्टम को और एक्सटेंड किया था, बजट को सेपरेट किया था। ठीक है, और क्या देखा हम लोगों ने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करी थी प्रोविंसेस में, बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में दिया था, उसे तो भी देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर्स गिवन टू, रेजिडुअरी पावर इसको दी गई थी, हमने देखा था रेजिडुअरी पावर दी गई थी किसको? फेडरल लेजिस्लेचर, इसको गवर्नर जनरल को दी गई थी, या फिर वही जो हमने देखा था कि वाइसरॉय को रेजिडुअरी पावर्स मिली थी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में किसके पास है? सेंटर के पास रेजिडुअरी पावर्स रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन अमंग्स्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इनमें से कौन सा फीचर नहीं था? एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, मैंने जितना आपको बताया ना, जितने मैंने आपको फैक्ट्स करवाए हैं, उससे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से बन जाएंगे, जितने भी आप एग्जाम्स के उठा लीजिए एसएससी और उसके लेवल के। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एक्चुअल रियलिटी में आनी पाए, रेजिडुअरी सब्जेक्ट फॉर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब नॉट अ सेंट्रली पूछा है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी, पढ़ा था, इट अबॉलिश डायरेक्ट प्रोविंसेस, और इसने इस डायरेक्ट को सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो किसने बोला था कि एक तरह से ये प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसने बोला था ये चीज़? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्रिप्स मिशन, या फिर ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन? प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये प्रपोजल सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने दिया था, लेकिन इसको हमने रिजेक्ट इसलिए कर दिया था बिकॉज ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, और क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने तो अब यहाँ पे आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली बार नहीं पूछा ना। और अगर यहाँ पे ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, जो कि एक्चुअली में कैबिनेट मिशन प्लान ही है, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान है, तो वही आंसर होगा। मुझे लगा कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान दिया नहीं है, बट एक्चुअली में वही है ये। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि हमें पता है 1945 में फॉर्म हुआ था और 1946 में इंडिया में आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। क्रिप्स मिशन ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए बात कही थी, लेकिन एक्चुअल में ये क्योंकि डोमिनियन स्टेटस किसने बात कही थी, तो इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था और इसको लॉन्च किया था यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इनमें से चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बोनस का, देन हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में हमें पता है कि 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, विलियम अलेक्जेंडर थे, और सर पैथिक लॉरेंस थे। तो पैथिक लॉरेंस जो था यही चेयरमैन था, और एक्चुअल में जो आप गांधी जी की फ़ोटो देखते हैं ना, जो नोट्स में गांधी जी की फ़ोटो, वो एक्चुअल में जब इससे मिलने गए थे गांधी जी, ठीक है, तभी की फ़ोटो है वो, गांधी जी की क्लिक करी गई थी, जो आप नोट्स में छपा हुआ देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ पे होंगे पार्ट्स के? टॉपिक 13 हो गया,
चलो तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने देखा था सर्विसेज की बात कौन सा पार्ट करता है, पार्ट नंबर 14 करता है भाई। पार्ट 10 की अगर बात करें तो ये किसकी करता है, पार्ट नंबर 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, पार्ट 14 इसका आंसर होगा। और जल्दी से बताएंगे कि पार्ट 16 जो भाग 16 है संविधान का, वो किसकी बात करता है। ट्रिक में जल्दी से फिट बिठाइए इसको। और हमने देखा था कि इस तरह से हमने देखा था कि जो पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, 11 तक तो हमने देख लिया था। 11 का मतलब होता है रिलेशंस बिटवीन सेंटर स्टेट। 11 एक और एक 11 रिलेशनशिप, और ऐसे करके रिलेशनशिप जब होती है तो एक और एक 11 हो जाते हैं ना। तो उसके बाद 12 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। 12 से हमने ट्रिक मतलब देखी थी, एंड 12 से लेके हम लोग गए थे पहले तो 15 तक गए थे, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। और उसके बाद आए थे 16 में स्टार्ट हुआ था शी ओन्स एक्सपेंसिव मैथ्स। और शी यानी एस मतलब स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस। और सर्टन क्लासेस कौन सी हैं, एस टी एस सीज हैं, एस टीज हैं, एंग्लो इंडियंस हैं। तो 16 बात करता है किसकी, स्पेशल प्रोविजंस की, विशेष प्रावधानों की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो भाग 3 किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स। कितना आसान है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, सिटीजनशिप पार्ट 2, डीपीएसपी पार्ट 4। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर से कौन सा पार्ट डील करता है, कौन सा भाग है। 7 नहीं, 7 तो रिपील किया जा चुका है, 6 आंसर होगा। 4 डीपीएसपी, 5 यूनियन से डील करता है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, वही सेम रिपीट हो रहे हैं, स्टेट, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप एंड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा पार्ट संशोधन से डील करता है, तो ये है हमारा पार्ट नंबर 20 डील करता है अमेंडमेंट से। पार्ट नंबर 18 किससे डील करता है, इमरजेंसी जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उससे डील करता है। पार्ट नंबर 13 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 13 डील करता है ट्रेड एंड कॉमर्स से, ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है। और पार्ट नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये किससे डील करता है, ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से डील करता है, पार्ट नंबर 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमारा पार्ट नंबर 13। 20 अभी देखा अमेंडमेंट। 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है आपका 10 में आपका दिया हुआ है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 15 में अगर बात करें तो इलेक्शंस यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर वॉइड। तो किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो कौन सा अनुच्छेद है कि अगर कोई भी लॉ बनता है अगर वो इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पावर आर्टिकल नंबर 13 देता है, विच टॉक्स मेनली अबाउट दी जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका इस पे रिव्यू कर सकती है। और इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। गांधी जी की पिक नोट्स में क्यों होती हैं, द सुभाष पूछ रहे हैं। तो इसलिए होती है कि भाई फादर ऑफ नेशन है, इज्जत देने के लिए। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से कौन डील करता है, तो याद करिए सर, पहला जो हमने टीडिक बनाई थी उस टीडिक में तो पहला तो यही था, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव में फॉरेन एफ। और हमने 11 तक तो अपने याद ही कर लिए थे, टीडिक तो हमने 12वें से देखना स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 9 में पंचायत, 9A में म्यूनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरीज। दी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड, कितना आसान है, फंडामेंटल राइट इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें, डीपीएसपी इसमें और इसमें स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ आर्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 15 की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 से लेकर 329 में दिया हुआ, ये तो हम देख चुके हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो किससे डील करता है, ये अमेंडमेंट से डील करता है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो पार्ट नंबर 18 से डील करता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो किससे डील, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 17 डील करता है। और मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 19 है जो इससे डील करता है। पार्ट नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 18 डील करता है किससे, 18 डील करता है भाई स्पेशल प्रोविजंस, तो आपके अलग हो जाएंगे। 18 वो नहीं है, स्पेशल प्रोविजंस किस में, जल्दी से बताइए, पार्ट नंबर 16 में हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आपका पार्ट नंबर 15 में हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस आपका पार्ट नंबर 18 में हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हो जाएंगी किसमें, पार्ट नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले पे आते हैं 13th पे, एंड दैट इज़ यहाँ पे अगेन पार्ट्स मैच कराना, ये बार बार सेम चीज़ें आ रही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है, मैच रही है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, ठीक है। स्टेट ये भी सही मैच है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल 76 मतलब पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 14 पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। हाउ मेनी पार्ट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव, कितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स हैं 25, 25 भाग हैं संविधान के। खत्म हो गया लेक्चर आज का, ठीक। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो एक्ट्स हैं